अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। कोई आखिरी बात अगर किसी को याद हो तो। यतीमल। ये जो औलाद को वालदैन की के साथ सलूक पे या उनकी खिदमत के ऊपर रिवॉर्ड है ना, ये औलाद के एक्शंस का रिवॉर्ड है। यानी ये नहीं है कि औलाद बहुत खिदमत कर रही है और अब्बा जी जो है वो नशई हैं, चूंकि तो वो नशे में जो है वो गालियां देते रहते हैं, तो चूंकि बाप गालियां देता रहता है तो उसका मतलब बाप नाराज है नहीं। औलाद का जो एक्शन है उस पर औलाद का रिवॉर्ड है। ये जो माँ बाप है ना, इनकी खिदमत तो चलो एक प्लस है ना, एक नेगेटिव से बड़ा सख्ती से रोका गया। मतलब वालिदैन के साथ बुरा सलूक नहीं करना और वालिदैन को ओबे करना। एक होता है वालिदैन किसी नाफरमानी का काम का हुक्म दे रहे हैं, यानी अल्लाह के खिलाफ, वो ओबे नहीं करना। उसके अलावा जो दुनियावी काम है उन पे ओबे करना होता है। और बाप की फजीलत के एतबार से इब्ने माजा 3663 सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, चाहे उस दरवाजे को जाया कर दो या उसकी हिफाजत कर लो। यानी अब्बा जी राजी हैं अगर, तो जन्नत का जो मेन गेट है ना, उधर जाने का रास्ता है। तो चाहे अब्बा जी को नाराज रख लें, चाहे उनको राजी रख लें। क्योंकि वो नए प्रोडक्ट को चलाने का फैसला कर चुका हुआ था। हम लोग हायर तब लेते हैं जब हमने खुद फैसला करना हो। वो मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया हुआ था कि 6 महीने बाद प्रोडक्ट बंद कर देंगे, साल बाद। चलो फिर सोच के पूछ लेना। अच्छा, आपसे वैल्यूएशन एज अ टॉपिक नहीं टेस्ट होता, सिर्फ जो शेयर्स के डिविडेंड मॉडल वाले फार्मूले थे उनमें फिगर्स इधर उधर करके टेस्टिंग हो सकती है। तो ये एक छोटी सी बस थ्योरेटिकल चीज है, बिल्कुल सादी सी एक सेंटेंस की चीज है। ये हो सकता है सवाल में थ्योरेटिकली पूछ ली जाए। अगर वैक नहीं, अगर केई की बात करें, जैसे कल सवाल में किया था, केई बढ़ने से शेयर की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा? कम हो गई। क्यों कम हो गई है? अच्छा, इसके दो जवाब देता हूं। एक तो फार्मूले से जवाब है, जब केई से डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे तो आंसर कम आ जाएगा। ये है न्यूमेरिकल जवाब। और कॉन्सेप्चुअल जवाब ये है कि जब केई बढ़ रहा है, मतलब रिस्क ज्यादा है, तो उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए लोगों की डिमांड कम होगी, इसलिए शेयर की वैल्यू गिर जाती है। शेयर की वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर डिविडेंड्स को डिस्काउंट किस पे कर रहे हैं? केई पे। कल वाली बात कर रहा हूं, फ्यूचर डिविडेंड्स की डिस्काउंटिंग केई पे। तो आंसर क्या आ रहा है? शेयर की वैल्यू। डिवेंचर की मार्केट वैल्यू कैसे निकलती होगी फिर? डिवेंचर से मिलने वाले फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट डिवेंचर्स वालों का रिटर्न। पूरे बिजनेस की वैल्यू कैसे निकलती होगी? बीएफडी में सिर्फ वन लाइनर अंग्रेजी बता रहा हूं।
दोबारा दोबारा, शेयर की वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लोज डिविडेंड डिस्काउंटेड एट इक्विटी वालों का रिटर्न, डिवेंचर की मार्केट वैल्यू, फ्यूचर में मिलने वाले इंटरेस्ट डिस्काउंटेड एट लेंडर्स का रिक्वायर्ड रिटर्न, पूरे बिजनेस की वैल्यू, पूरे बिजनेस के आने वाले कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट पूरे बिजनेस से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि वैक होता है। तो आपके सिलेबस में नहीं है न्यूमेरिकल, सिर्फ अंग्रेजी की हद तक एक लाइन बता रहा हूं कि अगर बिजनेस की वैल्यू निकालनी होती है ना तो उसके लिए वैक यूज होता है। अगर वैक ज्यादा होगा तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कम हो जाएगी, और वैक कम होगा तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इसमें सिर्फ इतना है जो आपके काम का है। दोबारा बता रहा हूं, बिजनेस वैल्यूएशन में वैक यूज होता है। अगर बिजनेस का वैक बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कम हो जाएगी, और अगर वैक कम हो जाए तो वैल्यू ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगी। बस इस हद तक आपके काम का है एमएफए में। दोबारा बता रहा हूं, बिजनेस की वैल्यूएशन के लिए वैक यूज होता है, इसलिए अगर वैक इंक्रीज कर जाएगा तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कम हो जाएगी। अगर वैक इंक्रीज कर जाएगा तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कम हो जाएगी, और अगर वैक कम हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगी। बस ये इतना ही आपके लिए बहुत है, ये वाला जो मैंने सामने लाइन लिखी है। पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं, आइएगा बुक में। स्प्रिंग 23 देखें, होगा सवाल इस चैप्टर में। इंटरनेशनल पैकेजिंग लिमिटेड आईपीएल, स्प्रिंग 2023, बुक में पेज 166। और जो लोग बुक खरीदने के लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने पास पेपर्स रखे हुए, तो स्प्रिंग 23 में क्वेश्चन 10 है। मार्च 2023 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। ओरिजिनल पास पेपर से देख रहे हैं तो मार्च 23 अटेम्प्ट में क्वेश्चन 10 है। बुक में देख रहे हैं तो उसमें पेज 166 पे है, आईपीएल।
पढ़ लिया है। ये कैलकुलेशन के लिए ना अच्छा सवाल है, ये इसको स्टार बना लें। जब आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको जरूर करना। यानी एमएफए लेवल की टेस्टिंग के लिए सवाल बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। आईपीएल का अभी इस वक्त 31 दिसंबर 22 के ऊपर इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डेट, ये बैलेंस शीट दी हुई। ये मैंने कुछ परसों सवाल कराया था, ये कुछ उससे मिलते जुलते की कोशिश की थी। 31 दिसंबर 22 ये एसओएफपी की पोजीशन है। उसके बाद दो हेडिंग्स हैं, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है और एक न्यू बिजनेस है। ये कल जो बात मैंने सिखाई थी आपको। पार्ट ए है अभी इस वक्त जो बिजनेस है उसका वैक निकालना है, और पार्ट बी है अगर नए का इंपैक्ट भी शामिल कर लें, जो कल किया था केई चेंज हुआ था, वो तो खैर मैं आपको सिर्फ केई सिखा रहा था, यहां पर नए प्रेफरेंस शेयर भी और आ जाएंगे। तो हमने दो दफा सवाल करा, डबल सवाल है, एक एग्जिस्टिंग वैक है और एक नए बिजनेस को शामिल करने के बाद वैक। पहले एग्जिस्टिंग को बात करते हैं। एग्जिस्टिंग के लिए डाटा क्या है, एसओएफपी से ऑर्डिनरी शेयर्स, इररिडीमेबल और बॉन्ड्स का पता लग गया। पॉइंट नंबर 1, ये पिछले 6 साल का कुछ है, इसका क्या करना है पता नहीं, देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, आरएफ, बीटा, और ये 5% आरएम है, आरएम माइनस आरएफ है। पॉइंट 3 ये प्रेफरेंस शेयर्स की इंफॉर्मेशन हो गई। पॉइंट 4 ये बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन हो गई, और पॉइंट 5 भी बॉन्ड्स के लिए है। तो केई, केपी और केडी निकाल लेते हैं और उसके बाद उसका वैक बना लेते हैं। स्प्रिंग 23 पार्ट ए। अच्छा, एक इसी पेज पे लिख लें बेशक नोट कि अगर क्वेश्चन में केई निकालने के लिए कैपम का डाटा भी है और डिविडेंड मॉडल भी है तो आपने कैपम प्रेफर करना। केई निकालना है अगर सवाल में, और दो तरीके थे ना, डिविडेंड मॉडल था और कैपम था, तो अगर सवाल में डाटा दोनों का है तो आपने कैपम को प्रेफर करना। जी क्या हुआ? तो हमने केई, केपी और केडी निकालने और फिर उनको यूज करके वैक निकालना है। और सवाल की प्रेजेंटेशन बस जैसे कैलकुलेशन फ्लो में चला रहे हैं, यही प्रेजेंटेशन है। केई निकाल लेंगे, केपी, केडी, फिर उसके बाद वो वैक वाला टेबल। केई आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। जी, आर एफ 9%, बीटा और ये पूरा ब्रैकेट 5%, 15 पूरा, ये हो गया केई। केपी प्रेफरेंस शेयर्स हैं और वो भी इररिडीमेबल हैं, तो केपी का फॉर्मूला डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। डिविडेंड कितना? केपी प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं जी, 20 डिवाइडेड बाय इस 185 के बारे में कहा है कि ये कम डिविडेंड है कि एक्स डिविडेंड है, तो बस फिर एक्स डिविडेंड ही है, 10.81। केडी आईआरआर निकालते हैं हम, पहले कैश फ्लोज की शक्ल बना लेते हैं। तो कैश फ्लोज बन जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4। हम 22 कैंड पे खड़े हैं, 22 कैंड पे खड़े हम, 23, 24, 25। मार्केट वैल्यू को रख लेते हैं यहां 110, और जो कूपन है नेट ऑफ टैक्स, कूपन कितना है 9%, 100 रुपए का 9%, 9, और उसको करना है नेट ऑफ टैक्स 6.3, और एंड पे यानी 115। और आईआरआर निकालना है तो एक बार रख लेते हैं 5%, 1952, 2.907, 864। फोर पॉइंट, तो इसकी एनपीवी बन गई जी 6 पॉइंट पॉजिटिव। एक बार रख लेते हैं 10%, 5.10 एनपीवी
7 पॉइंट नेगेटिव। और इसी के नीचे चल रहा हूं, KD इज इक्वल टू 5% प्लस 6.51 माइनस 7.97 इंटू 5%, 7.25। ये हो गया जी KE, KP और KD। हाँ जी, KE, KD, KP वैक तक पहुंचना है। अब अगला काम, इन तीनों की हमें वैल्यूज चाहिए। प्रेफरेंस शेयर की भी गिवन है और बॉन्ड की भी गिवन है। ऑर्डिनरी शेयर की किधर है? तो फिर आपको वो जो उन्होंने डिविडेंड का डाटा दिया हुआ है वो इसलिए कि वैल्यू निकालनी पड़ेगी। KE, KP, KD निकला है। अब हम वैल्यूज पे आते हैं। यानी ये भी कहने की जरूरत नहीं कि वर्किंग 1, वर्किंग 2, बस हम जो कैलकुलेट करते जा रहे हैं वो काफी है। अगर परेशानी है तो आप उसको हाईलाइट कर दें, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। अब चाहिए शेयर की वैल्यू, और क्योंकि अब वैक निकालना है ना तो मार्केट वैल्यू चाहिए। प्रेफरेंस शेयर की भी दी हुई है, बॉन्ड की भी दी हुई है, ऑर्डिनरी शेयर की नहीं दी हुई है। तो वो 0.1 के डाटा से पता चल रहा है कि डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है, तो फिर हमने उसकी भी वैल्यू निकालनी होगी। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर D1 KE माइनस G। अच्छा, कैसे पता ये ग्रोथ वाला सिनेरियो है? नजर आ रहा है 6 साल के डिविडेंड से नजर आ रहा है ग्रोथ है। तो हमें तो फिर ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा। ग्रोथ रेट 6 साल का डिविडेंड है तो ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा। और D1 तो नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम शक्ल कर लेते हैं ये वाली, ये वाली। D0 कितना? अच्छा, हम कहां खड़े हैं अभी? 2022 के एंड पे। तो जो 2022 वाला है वो D0 है, तो 28 रुपए। 28 रुपए, यस। ये EPS है, EPS। आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? बुध है ना। तो ये EPS का बस 4 दिन में फैसला होने वाला है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का, कि EPS पास्ट है या फ्यूचर है। तो EPS अर्निंग पर शेयर, और हमें तो डिविडेंड चाहिए होता है। तो डिविडेंड किधर है? 0.1 में कहा हुआ है कि अपनी अर्निंग का 60% डिविडेंड बांटते हैं, यानी इस 28 का 60% लेंगे तो वो डिविडेंड पर शेयर निकलेगा। अब हमने ये फार्मूला लगाना है और उसकी चीजें पूरी करते हैं। पहले निकाल लेते हैं D0। तो D0 है 28 का 60% 0.8, ये आ गया D0। अब निकालते हैं G। तो G निकालने के लिए पिछले 6 साल का डिविडेंड है। हाँ बिल्कुल, उस EPS के भी निकलाएगा। तो लेटेस्ट डिविडेंड है ये, और सबसे पुराना 17 पे रेट लगा के ना, और 9.6 को कितने साल लगे यहां पहुंचने में? 5, 11.8। ये ग्रोथ रेट निकालना बताया था। डायरेक्ट क्या? इस सवाल में तो वैसे भी निकल आएगा, लेकिन हमने ये ग्रोथ रेट डिविडेंड का निकालना सीखा है ना। तो डिविडेंड टेबल में EPS दिया हुआ है, डिविडेंड चाहिए। अब इस फार्मूले में डालें तो मार्केट वैल्यू बन जाएगी 16.8
into 1.118 divided by KE 15% minus 11.8%. 586.9 587 भी बहुत है वैसे, लेकिन चले 0.95। तो एग्जिस्टिंग वैक निकालने की चीजें पूरी हो गई। ऑर्डिनरी शेयर की मार्केट वैल्यू नहीं थी, वो निकालनी पड़ी। बाकी प्रेफरेंस की और बॉन्ड की मार्केट वैल्यू भी है। केई केपी केडी नहीं था, वो निकाल लिया। अब एग्जिस्टिंग वैक, रुपीज इन मिलियन, रुपीज इन थाउजेंड, जैसे मर्जी कर लें। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने वेट टोटल वैल्यू को लेना है, पर शेयर को नहीं लेना। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? बैलेंस शीट 10 रुपए का एक है, तो अच्छा ये रुपीज इन थाउजेंड है। अगर इसको मिलियन करें तो ये 100 रह जाएगा, और 10 रुपए और, तो 10.04 मिलियन शेयर्स हैं, और एक है 586.95 का। ये 10.04 पे अजीब अजीब शक्लें नजर आई हैं मुझे। 1.04, अच्छा नन्हे नन्हे दिमागों पे ज्यादा जोर डालना मुश्किल लग रहा है, तो आप कैलकुलेटर के ऊपर पूरा लिखें और फिर 10 से डिवाइड कर लें नंबर ऑफ शेयर्स। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी बन गई 589.2.98। 3 भी कर लें, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 100 रुपए का एक है। 0.204 मिलियन। 100 रुपए एक है, 0.204, और मार्केट वैल्यू कितनी है? 185 जी, 37। और बॉन्ड्स एक है 100 रुपए का, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गए फिर 0.302 मिलियन, और एक है मार्केट में 110 रुपए का 33.22। $5963.94। केई है 15%, केपी है 10.81%, केडी है 7.25%, 883.9495, 4.08, 2.41, 89। तो वैक बन जाएगा 14.9। ये हो गया पार्ट ए। इसकी सारी कैलकुलेशंस देख लें, और उसके बाद तो मैंने वैल्यूज बदल के पार्ट भी करना है। आप बाकी कैलकुलेशंस देख लें, और कोई एतराज परेशानी है तो बताएं। जी पार्ट ए।
हाँ जी, नोटेड। पार्ट पार्ट बी करूं? पार्ट बी पार्ट बी में उन्होंने कहा है कि अगर हम ये नया काम कर लें तो इससे एग्जिस्टिंग वैक पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो कैसे पता क्या इंपैक्ट पड़ेगा? यानी नया वैक निकालना पड़ेगा। अच्छा, नया वैक निकालना है तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो हम ऑलरेडी चीजें निकाल चुके हैं वो वही रहेंगी या उनमें भी कहीं चेंज आएगा। देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, न्यू बिजनेस। एक तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐड हो जाएंगे जो पहले नहीं थे, तो एक नया सोर्स आ जाएगा और उसका केपी निकालना पड़ेगा। चूंकि रिडीमेबल है तो आईआरआर से निकालना पड़ेगा। एक ये चेंज आएगा कि एक चौथा फाइनेंस ऐड हो जाएगा। फिर उसके अलावा चूंकि बीटा चेंज हो रहा है तो केई भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। ये कल आखिर में यही काम किया था। बीटा चेंज होने से केई भी चेंज होगा और ये केई चेंज होगा तो मार्केट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये 3 काम होने लगे, इनफैक्ट 2 काम होने लगे कि उस टेबल में से ये चेंज होने लगा और एक चौथी लाइन ऐड होने लगी। और बॉन्ड्स के बारे में और एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में न्यू प्रोजेक्ट में कुछ नहीं कहा, तो ये दोनों लाइनें सेम रहेंगी। एक चौथी लाइन ऐड हो जाएगी और ये इक्विटी की लाइन चेंज हो जाएगी। आरएफ नया बीटा 15.5। अच्छा, बस इतना सा फर्क पड़ा। सिक्सटीन पॉइंट एट, 1.118, 15.5, 11.8, 507 पॉइंट। सिक्स नया प्रेफरेंस शेयर इशू ही अभी करेंगे और वो भी 100 रुपए का एक। तो 0 पे जो मार्केट वैल्यू रखते थे वो यही 100 ही होगी। तो 0 पे 100, 1 2 3 4। और प्रेफरेंस शेयर है तो उसमें टैक्स तो है नहीं, तो डिविडेंड आ गया 15 रुपए और रिडेम्पशन होनी है 120। अच्छा, वैसे तो इसमें भी 5-10 से काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जो मैंने आपको कहा था ना 5-10 से ऊपर ना जाए, वो केडी के लिए था, क्योंकि इसमें टैक्स की वजह से और कम हो जाता है। एक तो इंटरेस्ट रेट पहले बड़ा कम होता है, टैक्स की वजह से वो और छोटा हो जाता है। तो इसलिए केडी में 5-10 से ऊपर ना जाए। केपी में बेशक वही अपना रवायती 10 और 20 कर लें, लेकिन इसमें भी 5-10 गुना नहीं होगा। लेकिन वो मेनली मैंने केडी के लिए की है बात, तो इसमें आप अपना रेगुलर 10-20 ले सकते हैं। थर्टीन पॉइंट।
92.21। इसमें भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि केडी में क्या करना है उसमें क्या करना है, तो इसमें भी 5-10 ले ले, कोई बात नहीं। एनपीवी क्या बनी? 20.51 पॉजिटिव। इसी से नीचे चल रहा हूं। हम्म 5 2 3 12.4 पॉइंट 19 नेगेटिव। जी 19 पॉइंट कितना? 24। इतना नहीं हो सकता, कोई कैलकुलेशन में गलती होगी। 5 और 10 से करेंगे तो 16.5। ठीक है, ये 19 गलत है। देखें, आपने जो रेट्स इस्तेमाल किए होंगे ना, उसके हिसाब से टेस्ट आपकी मार्किंग होगी। किया सही हो बस, यानी अगर किसी ने 5 और 10 किया और उसका आंसर 16 आ गया तो वो भी सही है। ठीक है, वो भी सही है। तो अब यहां पर हमारे पास न्यू प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे 19.02। अच्छा, अब हमें तो पता नहीं कितने नंबर ऑफ शेयर्स, नहीं एक 100 रुपए का है, लेकिन कितने पता नहीं। जितने भी होंगे टोटल इतने ही पैसे रेज करने होंगे। वैसे ठीक है, 100 रुपए का है, चलो 0.45 मिलियन, लेकिन जब पता है टोटल इतनी अमाउंट के प्रेफरेंस शेयर है तो वो दिया हुआ है 0.2 के अंदर। 0.2 के अंदर लिखा हुआ है ना कितने पैसे टोटल, तो ये वही आ गया। और इधर 8.5257 805.02, तो वैक हो गया 805.02 डिवाइडेड बाय 5212.57 15.44।
हाँ जी, नया वैक निकला। सवाल में कहा था कैलकुलेट न्यू वैक फुल स्टॉप, अल्लाह हाफिज। कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑन ऑफ न्यू बिजनेस ऑन एग्जिस्टिंग वैक फुल स्टॉप। तो इसका अब जब इंपैक्ट कैलकुलेट करना है, खैर ये तो वर्डिंग ही ठीक नहीं, इनको कहना चाहिए था डिस्कस द इंपैक्ट। तो अंग्रेजी तो बतानी है, वो उसने आगे कवर कर लिया, ऑल्सो डिस्कस। चलो ठीक है, डिस्कस। पहली बात क्या डिस्कस करनी है कि वैक पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो पहले कितना था? 14.3। अब हम कहेंगे कि वैक बढ़ जाएगा, और एक तो ये जवाब हो गया। अच्छा, ये जो आखिरी अंग्रेजी लिखनी है ना, इसका हो सकता है आधा एक नंबर हो। अगर किसी ने केपी निकालने के लिए रेट्स कोई और यूज किए थे और उसका आंसर ऐसा निकल आता है जिससे ये इससे कम आ जाता है, तो उसको उसकी अंग्रेजी लिखने के मिलेंगे नंबर। इस फिगर का बहरहाल आंसर ये है कि इस नए बिजनेस की वजह से वैक बढ़ जाएगा। और दूसरे सेंटेंस का आंसर, चूंकि वैक बढ़ जाएगा तो वैल्यू ऑफ पूरा बिजनेस कम हो जाएगी। बस ये सवाल था। और अरे तो जल्दी खत्म होगी क्लास? नहीं 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 नहीं, एक सवाल और मतलब मैंने करा देना था ना। नो नो सर, नहीं 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 करा, मैंने वाकई करा देना था 5 मिनट में एक सवाल और। वाह, करवाऊं वाकई? यही सवाल हो। वैसे तो आपके हालात नहीं है होमवर्क करने वाले, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे, क्योंकि उसके पहले वाले पेपर पास हैं, तो यही वाला सवाल होमवर्क। ठीक है, अल्लाह।